नमस्ते मेरे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। वादा करता हूँ कि बहुत ही मस्त और शानदार होंगे मेरे भाई। आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग कक्षा 10th की हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। क्या बाबू, आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10th हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव, जो बिहार बोर्ड में हर बार पूछा जाता है। मैं आपको बताऊं कि आज का ऑब्जेक्टिव टोटल 100 होने वाला है। 100 ऑब्जेक्टिव में इस बार 2027 के एग्जाम में मैं आपसे वादा करता हूं कि लमसम 10 ऑब्जेक्टिव आपसे इस सेशन से रहेगा। बाबू 10 ठो ऑब्जेक्टिव आपका इसी सेशन से रहने वाला है। मैं आपको बताऊं कि आपका जब पेपर आपके सामने आता है, तो जब आप पेपर को टर्न ओवर करते हैं ना, तो आपको जब प्रश्न देखते हैं तो उसमें पहले मेंशन होता है खंड, और जिसमें आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखने को मिलता है। इसमें होता क्या है बाबू, इसमें होता है कि प्रश्न संख्या 1 से 100 तक दिए होते हैं, जिनमें से किसी 50 प्रश्न को आपका उत्तर देना होता है, और 50 का उत्तर ही देना आपको अनिवार्य होता है, और 50 आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको डबल प्रश्न दिए रहते हैं बिहार बोर्ड की तरफ से। ये आपका फर्स्ट जो होता है वो आपको फायदा दिया गया होता है बाबू। इसमें 50 अंक निर्धारित होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव के लिए आपको 1 अंक दिया जाता है। ठीक है, चलिए बिन देरी करते हुए सबसे पहले हम अपने प्रश्न की ओर चलते हैं, और इस प्रश्न को हम लोग आसानी से नहीं पढ़ेंगे। एक प्रश्न से हम लोग 4-4, 5-5 ऑब्जेक्टिव को लगाने वाले हैं। तो विद्यार्थी जी, बिन देरी करते हुए सबसे पहले हम लोग अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। मैं आपको बताऊं कि जो आपका फर्स्ट प्रश्न होने वाला है ना, ये होने वाला है कि निम्न से कौन पुल्लिंग शब्द है। बाबू देखिए, पुल्लिंग शब्द कौन है। ठीक है, देखिए ऑप्शन ए दिया है चुंगली, बाबू दूसरा दिया है गति, और तीसरा दिया है खेती। तो देखिए, आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग किस प्रकार पहचानना होता है। आपको सबसे पहले वाक्य बनाना होता है बाबू। उस शब्द से आपको वाक्य की बनावट देखना होता है कि किस प्रकार उस शब्द से आपका वाक्य बना हुआ है। ठीक है, देखिए चुंगली है, गति है, आईना है, और बाबू खेती है। तो देखिए, आपको इसमें आईना से हम शब्द बना रहे हैं कि आईना टूट गया। आप अक्सर सुने होंगे कि आईना टूट गया। ठीक है, आईना टूट गया अर्थात आईना टूट गया, टूट गई नहीं, टूट गया। तो बाबू ये आपका पुल्लिंग होगा। ठीक है, और देखिए चुंगली, गति और खेती आप हमेशा याद रखिए, ये स्त्रीलिंग शब्द है बाबू। चुंगली, गति और खेती आपका स्त्रीलिंग शब्द है। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का ये होने वाला है ना साथियों, अगला प्रश्न होने वाला है कि निम्न में से कौन स्त्रीलिंग शब्द है। बाबू स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का वीडियो जो होगा वो हमारे इसी चैनल पे कल, अर्थात कल आपको पूरा इसका मतलब डिस्क्राइब करके हम आपको बताने वाले हैं कल, अर्थात आपको कल ही पता चलेगा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पहचानने का ट्रिक। तो बाबू देखिए, दूसरा जो आपका होता है कि निम्न से कौन स्त्रीलिंग शब्द है। एक पूछा जाता है कि निम्न से कौन पुल्लिंग शब्द है, और दूसरा जो आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि निम्न से कौन स्त्रीलिंग शब्द है। तो बाबू इसमें से मैं आपको बताऊं कि इसमें से देखिए, सबसे पहले हम अपने ऑप्शन पे चलेंगे। बाबू ए नंबर ऑप्शन दे रखा है कानन, बी नंबर दे रहा है बाबू आपको चेष्टा, सी नंबर दिया है खिलौना, और डी नंबर दिया है आश्रम। तो मैंने आपको बताया कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बनाने से पहले आपको उस पर वाक्य बनाना होता है। वाक्य देखिए, चेष्टा से मैं आपको वाक्य बनाता हूँ कि उसकी चेष्टा अच्छी थी। बाबू उसकी चेष्टा, किसकी, उसकी। यहाँ पे उसका बात नहीं किया जा रहा, किसी लड़के का बात नहीं किया, किसी लड़की का बात किया जा रहा है, किसी औरत का बात किया जा रहा है, किसी स्त्रीलिंग की बात की जा रही है। तो बाबू किसी स्त्री की बात की जा रही है, इसीलिए आपको ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, उसकी चेष्टा अच्छी रही। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का ये होने वाला है कि देखिए, अगला प्रश्न होने वाला है कि अंकित मेला घूमने गया था, यह वहाँ के किस काल का उदाहरण है। बाबू गया था। ठीक है बाबू, था थी थे यदि आए तो आपको याद रखना है कि ये भूतकाल का है बाबू। था थी थे आए भूतकाल का है। वर्तमान काल को है आ जाए तो आपका वर्तमान काल है। ठीक है, भविष्यत काल गा गे गी आए तो आपका भविष्यत काल होगा। और संभाव्य भविष्यत काल में आप जानते हैं कि आज वर्षा हो सकती है। ऐसे सेंटेंस जब आपको देखने को मिले तो बाबू संभावना है कि वर्षा हो सकती है, तो ये संभाव्य भविष्यत काल में आ जाएगा। ठीक है, या राम दिल्ली जाएगा, भविष्य की बात है बाबू की जाएगा। ठीक है, संभावना है कि कहीं जाए। ठीक है बाबू, देखिए अब चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमका ये होने वाला है शेरो, अगला प्रश्न ये होने वाला है कि घोड़े बहुत तेज दौड़ता है। बाबू घोड़ा जो है बहुत तेज दौड़ता है, इसमें प्रविशेषण कौन है। बाबू देखिए, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। बाबू देखिए, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, तेज तो है लेकिन बहुत तेज है। तो बाबू प्रविशेषण पूछता है, तो प्रविशेषण क्या होता है। मैं साथी आपको बताऊं कि प्रविशेषण वह शब्द होता है ना जो विशेषण की विशेषता को बतलाता है। बहु विशेषण को, विशेषता को बताने वाले शब्द को हम लोग प्रविशेषण
प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण की विशेषता को बताने वाले शब्दों को हम लोग प्रविशेषण कहते हैं। तो बाबू जो बहुत वाक्य है ना, बहुत जो शब्द है यहाँ पे आपको जो बहुत शब्द दिखाई दे रहा है, यही आपका प्रविशेषण होने वाला है। अगला चलिए, अगला मैं आपको बताऊं, अगला आपका प्रश्न होने वाला है कि सोहन तैयार होकर विद्यालय गया, इस वाक्य में किस क्रिया का उदाहरण है? बाबू सोहन तैयार होकर विद्यालय गया, बाबू पूर्वकालिक क्रिया, इसको आपको याद रखना है कि ये पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। अगला प्रश्न आपका होने वाला है बाबू, अगला प्रश्न होने वाला है कि कक्षा में सब छात्र उपस्थित है। बाबू कक्षा में सब छात्र उपस्थित है, इस वाक्य में किस विशेषण का उदाहरण है? बाबू कक्षा में सब छात्र उपस्थित है, इस वाक्य में किस विशेषण का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है अनिश्चित संख्यावाचक का। बाबू कक्षा में सब छात्र उपस्थित है, बाबू सब छात्रों की जो संख्या है वो तो दिया गया है लेकिन अनिश्चित है। बाबू कोई निश्चित संख्या की इसमें बात नहीं की गई है, तो कक्षा में सब छात्र उपस्थित है, ये अनिश्चित संख्यावाचक का उदाहरण है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका होने वाला है कि अमरजीत शहरी लड़का है। क्या बाबू अमरजीत जो है वो शहरी लड़का है, इस वाक्य में कौन से विशेषण का उदाहरण है? बाबू अमरजीत शहरी लड़का है, इस वाक्य में कौन से विशेषण का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है बाबू ऑप्शन नंबर 1 गुणवाचक का। बाबू इसमें उसकी गुण को दर्शा रहा है कि वो शहर में रहने वाला लड़का है। बाबू उसके गुण को दर्शाया जा रहा है कि शहर में रहने वाला लड़का है। बाबू यदि संख्यावाचक रहता है ना, तो इसमें संख्या को डिनोट किया गया रहता है, अर्थात संख्या को दर्शाया गया रहता है। बाबू कोई सर्वनाम रहता है तो ये सर्वनामी कहलाता है। बाबू इसमें कोई विशेषण की विशेषता को बताने वाली शब्द होती तो ये प्रविशेषण कहलाता है। लेकिन अमरजीत शहरी लड़का है, इसमें उसकी गुण को दर्शाया जा रहा है, अर्थात वो शहर में रहने वाला लड़का है, तो ये आपका गुणवाचक विशेषण होगा। अगला प्रश्न आपके होने वाला है बाबू कि अंकिता अपने आप जा रही है, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? बाबू अपने आप जा रही है, बाबू अंकिता अपने आप जा रही है, देखिए बाबू ये निजवाचक को हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न होने वाला है कि मेरे लिए यह घर अनजान नहीं है। बाबू मेरे लिए यह घर अनजान नहीं है, ठीक है, इस वाक्य में यह किस सर्वनाम का उदाहरण? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निश्चयवाचक। ठीक है बाबू, अगला प्रश्न आपका होने वाला है कि निम्न में से कौन तत्सम शब्द है? बाबू निम्न में से कौन तत्सम शब्द है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू सूर्य जो है वो आपका तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न होने वाला है कि दही वाली मंगमा शीर्षक पाठ के अनुवादक कौन है? बाबू देखिए ये आ गया आपका सेकंड हिंदी बुक, जिसमें सब जो फर्स्ट चैप्टर है दही वाली मंगमा, उससे प्रश्न पूछा गया है। मैंने आपको बताया था जब इसका पूरा फुल एनिमेशन वन शॉट में मैंने जब कराया था, तो आपको बताया था कि इससे भी 3 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि बाबू इससे प्रश्न पूछा जाता है कि नहीं। चलिए सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट जो प्रश्न इससे पूछा गया है वो ये पूछा गया है बाबू की दही वाली मंगमा शीर्षक पाठ के अनुवादक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू B.R. नारायण। क्या बाबू? B.R. नारायण। अगला प्रश्न आपका होने वाला है बाबू कि माँ शीर्षक पाठ में माँ जी ने मंगू की मौत को किस रूप से छुटकारा मानती थी? बाबू माँ शीर्षक कहानी में माँ शीर्षक पाठ की कहानी में माँ जी मंगू की मौत को किस रूप से छुटकारा मानती थी? तो बाबू देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए प्राकृतिक रूप से, आपदा के रूप से, आपदा के रूप से, अप्राकृतिक रूप से या दर्दनाक रूप से। तो बाबू इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक रूप में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए बाबू, अगला प्रश्न आपका होने वाला है कि नगर शीर्षक पाठ में वाली अमाल अपनी लड़की पपाती के साथ मदुरै अस्पताल में किस विभाग के बाहर बैठी प्रतीक्षा कर रही थी? तो बाबू इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई बी बहिरंग रोगी विभाग। ठीक है, अगला प्रश्न आपका होने वाला है कि द नोटबुक्स ऑफ माल्टे लेरिज ब्रिज उपन्यास के लेखक। बाबू द नोटबुक्स ऑफ माल्टे लेरिज ब्रिज उपन्यास के जो लेखक हैं वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रेनर मरिया रिल्के। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि वनलता सेन नामक कृति को 1952 में श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया था? बाबू जो वनलता सेन थी उसको, जो वनलता सेन नामक कृति को 1952 में श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो इसका राइट आंसर होने वाला है बाबू निखिल बंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन के द्वारा। क्या बाबू? निखिल बंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका होने वाला है कि कविताओं का चर्चित श्रृंखला कवि ने कहा से निम्न में से कौन सा शीर्षक कविता ली गई है? बाबू कविताओं का एक चर्चित श्रृंखला है कवि ने कहा, तो इनमें से कौन सा ऐसा पाठ है, कौन सी ऐसी कविता है जो कवि ने कहा शीर्षक पाठ से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा बाबू हिरोशिमा। ठीक है, अगले प्रश्न को मैं आपको बताऊं कि अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा शीर्षक कविता हमारी बेपरवाहियों के बाहर
विपरीत परिस्थितियों में लगातार लड़ते हुए बढ़ते जाने वाले जीवन का चरित्र प्रस्तुत करती है। तो बाबू इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारी नींद। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि निम्न में से कौन सा सम्मान कवि कुंवर नारायण को प्राप्त है। बाबू निम्न में से कौन सा सम्मान जो है कवि कुंवर नारायण को प्राप्त है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी, अर्थात व्यास सम्मान भी उनको प्राप्त है, लोहिया सम्मान भी बाबू उनको प्राप्त है और कबीर सम्मान भी उनको प्राप्त है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अगेय के द्वारा निम्न में से कौन सा उपन्यास नहीं है। बाबू सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अगेय जी के द्वारा लिखित निम्न में से कौन सा उपन्यास नहीं है। तो बाबू देखिए, शेखर एक जीवनी उपन्यास जो है वो इनके द्वारा लिखा हुआ है, नदी के द्वीप भी इनके द्वारा लिखा गया है, बाबू अपने अपने अजनबी भी इनके द्वारा लिखा गया है, लेकिन अरे यायावर याद रहेगा ये इनके द्वारा नहीं लिखा हुआ है। बाबू अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जनतंत्र का जन्म शीर्षक पाठ में जब जनता कोपाकुल हो भ्रुकुटी चढ़ाती है तब क्या होता है। बाबू जनतंत्र का जो जन्म शीर्षक पाठ है, जब जनता कोपाकुल हो भ्रुकुटी चढ़ाती है तब क्या होता है। तो बाबू इसका राइट आंसर होने वाला है कि भूडोल होता है और बयडम्बर उठते हैं। बाबू भूडोल होता है और बवंडर उठते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के अनुसार साहित्य के निर्माण में किसकी भूमिका निर्णायक है। बाबू परंपरा के मूल्यांकन शीर्षक पाठ के अनुसार साहित्य के निर्माण में किसकी भूमिका निर्णायक है। तो बाबू इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होने वाला है, प्रतिभाशील मनुष्य की भूमिका। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है मेरे भाई कि लेखक अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था। बाबू जो लेखक अमरकांत थे ना, उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर बाबू बलिया उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट होगा। बाबू अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि नगरी लिपि शीर्षक पाठ कहाँ से लिया गया है। बाबू जो नगरी लिपि शीर्षक पाठ है ऑप्शन नंबर डी भारतीय लिपियों की कहानी से ली गई है। अगला प्रश्न आपसे होने वाला है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। शीर्षक पाठ के अनुसार मनुष्य के द्वारा नाखून काटने की प्रवृत्ति वह किसकी निशानी है। बाबू देखिए, आपसे बिहार बोर्ड में इस साल 2026 में इस प्रश्न को पूछा गया था। इस प्रश्न को मैं करा रहा हूँ। इस प्रश्न को कराने का यही मकसद है कि आपको देखिए क्वेश्चन में किस प्रकार घुमाया जा रहा है। बाबू आपने सुना होगा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, उसमें नाखून किसका प्रतीक है। तो बाबू नाखून जो है उसको आपका पशुता का प्रतीक है। हर साल ऐसे प्रश्न पूछे जाते थे बिहार बोर्ड में, लेकिन इस बार किया क्या कि बिहार बोर्ड के बच्चों को घुमाने के लिए बाबू अक्सर क्या किया कि कुछ इस प्रकार प्रश्न पूछा कि जिसमें बच्चे उलझ गए। अब पूछा क्या कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसमें नाखून काटना किसका प्रतीक है। बाबू तो नाखून काटना मनुष्यता का प्रतीक होगा। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा। इस प्रश्न को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका होने वाला है कि संस्कृत, ग्रीक और लैटिन भाषाओं में समानता से मैक्स मूलर को किसने अवगत कराया। बाबू संस्कृत, ग्रीक और लैटिन भाषाओं में समानता से मैक्स मूलर को किसने अवगत कराया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सर विलियम जोन्स ने। ठीक है, अगला प्रश्न होने वाला है कि नलिन बिलोचन शर्मा की माता रानी क्या थी। बाबू नलिन बिलोचन शर्मा की जो माता रानी का नाम था वो आपका रत्नावली शर्मा था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसको भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण माना है। तो बाबू इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जाति प्रथा को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण माना है। बाबू अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अगला प्रश्न आपसे ये होने वाला है कि सोफर किसको कहते हैं। बाबू जो सोफर है ना वो किसको कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ड्राइवर को। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया मेरे भाई कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन कब हुआ था। बाबू डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन आपसे पूछे तो आपको कहना है कि 1956 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। लेकिन एज लाइक आपसे यदि पूछ देता है कि आप बाबू डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, तो आपको करेक्ट डेट के साथ मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो जन्म हुआ था ना बाबू 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू मध्य प्रदेश के एक दलित परिवार में हुआ था। बाबू इन्होंने समाज से जितने सारे उत्पीड़नाओं सहे ना उतना आप लोग नहीं सहे होंगे। ठीक है बाबू, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1956 होने वाला है। अगला प्रश्न आपसे बिहार बोर्ड में पूछेगा कि बंगला भाषा में खोखा किसे कहते हैं। तो बाबू बंगला भाषा में खोखा किसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर ए होगा, बच्चे को। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न हम लोग का ये होने वाला है कि निम्न में से कौन देशज शब्द है।
क्या बाबू निम्न में से कौन देशज शब्द है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा खिचड़ी। बाबू कीमत जो है वो आपका देशज शब्द नहीं है, सुमन जो है देशज शब्द नहीं है, ईमान देशज शब्द नहीं है, लेकिन खिचड़ी जो है ना वो आपका देशज शब्द होने वाला है। बाबू अगले प्रश्न पे हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का ये होने वाला है कि मेरे अध्यापक बहुत भोले हैं, इस वाक्य में प्रयुक्त बहुत भोले किस पदबंध का उदाहरण है? तो बाबू बहुत भोले आपका हो जाएगा विशेषण पदबंध। क्या बाबू बहुत भोले हो जाएगा बाबू विशेषण पदबंध। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि दिवाली किस संज्ञा का उदाहरण है? बाबू दिवाली जो है वो किस संज्ञा का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा है निम्न से कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? बाबू जिससे पूरे जाति का बोध होता है वो आपका जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्रोफेसर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि तिल किस संज्ञा का उदाहरण है? बाबू तिल जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया निम्न में से कौन क्रमवाचक का उदाहरण है? बाबू निम्न में से कौन क्रमवाचक का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अंजलि के द्वारा रोटी पकाई गई। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि आजीवन किस समास का उदाहरण है? बाबू जो आजीवन है ना वो किस समास का उदाहरण यदि आपसे पूछे तो आजीवन में ओ आ जो है वो अव्यय है, इसलिए यह अव्ययी भाव समास का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है। अगला पूछा है, देखिए अगला आपसे है कि नर धन इस बराबर में पदों का संधि होगा, तो बाबू नरेश हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो जो बाबू धरती कब तक घूमेगी, इसके जो लेखक हैं सावरदैया, वो बाबू राजस्थानी भाषा में इसको लिखे हैं। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि माँ शीर्षक पाठ में लेखक हैं, तो माँ बाबू ईश्वर होती है, माँ ईश्वर होती है। इससे आपको याद रखना है कि माँ ईश्वर होती है, अर्थात इसके जो लेखक है ना वो ईश्वर पेटलीकरण है। माँ ईश्वर होती है तो इसके लेखक हैं बाबू ऑप्शन नंबर सी ईश्वर पेटलीकरण। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि द का उच्चारण स्थान क्या हो? बाबू द का उच्चारण स्थान होता है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दंत। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है विद्यार्थी जी कि निम्न में से कौन दंतोष्ठ ध्वनि है? क्या बाबू दंतोष्ठ अर्थात दंत और ओष्ठ से जो निकली हुई ध्वनि होती है ना उसे दंतोष्ठ ध्वनि कहा जाता है। और बाबू दंतोष्ठ ध्वनि जो आपका होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा व। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि बड़ी ई का उच्चारण स्थान का? बाबू बड़ी ई का उच्चारण स्थान आपसे पूछा गया है। मैं आपको बताऊं कि बड़ी ई का उच्चारण स्थान आपका तालु होता है। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि छंद शास्त्र में दीर्घ मात्रा को क्या कहते हैं? बाबू छंद शास्त्र में दीर्घ मात्रा, बाबू आपको कहीं भी दीर्घ देखने को मिले तो गुरु अर्थात दीर्घ ही होता है। इसे छंद शास्त्र में दीर्घ मात्रा को गुरु कहते हैं। ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन अल्प प्राण व्यंजन है? बाबू अल्प प्राण व्यंजन जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी च होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया निम्न में से किसे द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है? बाबू निम्न में से किसे द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दीर्घ स्वर को। अगला प्रश्न पूछा गया कि नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाएं जो झिंकृत होती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर बाबू होने वाला है ऑप्शन नंबर ए घोष। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अगला प्रश्न होने वाला है कि केवल मुंह से बोले जाने वाले श्वसन वर्णों को क्या कहते हैं? बाबू केवल मुंह से बोले जाने वाले जो श्वसन वर्ण होते हैं उसे आपको नीरानासुक कहते हैं। क्या बाबू? नीरानासुक। ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है इनमें से कौन अंतःस्थ व्यंजन है? बाबू अंतःस्थ व्यंजन आपको याद रखना है य। ठीक है बाबू, य आपका र, ल और बाबू वो, यही चार जो होते हैं वो आपका अंतःस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें आपको ल दिखाई दे रहा है तो जो आपका ल ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा, अर्थात अंतःस्थ व्यंजन आपका ल होता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखने वाले, अगला प्रश्न में कही होने वाला है कि निम्न में से कौन ऊष्म व्यंजन है? बाबू ऊष्म व्यंजन मैं आपको बताऊं कि तलाबी से, दंती से, मूर्धनी से और ह होता है। ठीक है बाबू, यदि आपको कहीं भी तलाबी से, मूर्धनी से, दंती से और ह दिख जाए ना तो बाबू कहना है ये अंतःस्थ व्यंजन अर्थात ऊष्म व्यंजन की संख्या मुख्य रूप से 4 होती है, तलाबी से, मूर्धनी से, दंती से, ह। तो इसमें प्रश्न में आपको यहाँ पे दिख रहा है तो यही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। अगला नंबर का प्रश्न हम लोग का ये होने वाला है कि कवि सुमित्रानंद पंत ने भारत माता को कैसा चित्र प्रस्तुत किया है? बाबू कवि सुमित्रानंद पंत ने भारत माता का यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है। अगला प्रश्न आपका होने वाला है कि कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन के अनुसार किस वृत्ति का विकास चारों ओर हुआ है? तो बाबू इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दास वृत्ति का। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि कवि घनानंद के अनुसार प्रेम का सिद्धांत है। बाबू कवि घनानंद के अनुसार
प्रेम का जो सिद्धांत है बाबू, वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक निष्ठता और पूर्ण समर्पण। बाबू अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कवि रस खान ने पठित पाठ में राधा कृष्ण के प्रेममय युगल के रूप में वर्णन किया है। बाबू कवि रस खान ने पठित पाठ में राधा कृष्ण के प्रेममय युगल रूप का वर्णन किया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, दोहा चौपाई में। अगला प्रश्न है, हर्ष शोक ते रहे नियारे नाही माने अपमाना किस कविता से उद्धत है? तो बाबू इसका राइट आंसर होगा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बाबू अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी का सबसे बड़ा हथियार क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा बाबू, अहिंसा और सत्याग्रह। जो महात्मा गांधी थे उसका सबसे बड़ा जो हथियार था ना, वो आपका अहिंसा और सत्याग्रह था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ के अनुसार काशी किनके स्वर्ण पर जागती है? बाबू नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ के अनुसार काशी किनके स्वर पे जागृत होती है? तो बाबू इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होता है, संगीत के स्वर पे। अगला प्रश्न पूछा गया कि वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया, इस विचार की तरह कविता संग्रह की कवि हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि अबिनो में एकांत रचनात्मक प्रवास का अवसर किसको प्राप्त हुआ था? बाबू अबिनो में एकांत रचनात्मक प्रवास का अवसर किसे प्राप्त हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अशोक वाजपेयी को। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? बाबू पंडित बिरजू महाराज का जो जन्म हुआ था वो आपका लखनऊ में हुआ था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि निम्न से कौन यण स्वर्ण संधि का उदाहरण है? बाबू इसमें से कौन यण स्वर्ण संधि का उदाहरण है? तो यद्यपि जो है वो आपका यण स्वर्ण संधि का उदाहरण है। बाबू अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि निम्न से कौन व्यंजन संधि का उदाहरण है? तो बाबू इसमें से जो व्यंजन संधि है वो अहंकार होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है? तो बाबू इसमें से विसर्ग संधि जो आपका निश्चल होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि जब एक व्यंजन अपने समान अन्य व्यंजनों से मिलता है तब उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वित्व कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न होने है, लेने के देने पढ़ना मुहावरे का अर्थ होता है। बाबू लेने के देने पढ़ना मुहावरे का अर्थ होता है लाभ के बदले हानि। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि सिर से पैर तक के लिए एक शब्द। बाबू सिर से पैर तक के लिए एक शब्द है अपाद मस्तक। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि निम्न में से कौन शुद्ध वाक्य है? बाबू निम्न में से कौन शुद्ध वाक्य है? तो लाश जल गई। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि आरंभ का विलोम शब्द क्या होता है? बाबू आरंभ का जो विलोम शब्द होगा वो आपका अंत होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि उत्तम का विलोम शब्द क्या होगा? बाबू जो उत्तम का आपका विलोम शब्द होगा वो अधम होगा। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया कि पंडित का विलोम शब्द क्या होता है? बाबू आपका पंडित का जो विलोम शब्द होता है वो आपका मूर्ख होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि परिवर्तन में कौन सा उपसर्ग है? बाबू परिवर्तन में परि उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि सुगम में कौन सा उपसर्ग है? बाबू जो सुगम है उसमें आपका सु उपसर्ग है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि इंद्र का पर्यायवाची क्या होता है? बाबू इंद्र का जो पर्यायवाची होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, पुरंदर सही है। ठीक है, पुरंदर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि घर का पर्यायवाची क्या है? बाबू ऑप्शन नंबर जो घर का पर्यायवाची है ऑप्शन नंबर डी, निकेतन होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि आनंद का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? बाबू आनंद का पर्यायवाची प्रमोद होता है। अगला शब्द आपसे पूछा गया है बाबू, अगला प्रश्न है कि गुरु गुड़ चेला चीनी लोकत्या का अर्थ क्या होता है? बाबू गुरु गुड़ चेला चीनी लोकत्या का अर्थ होता है शिष्य का गुरु से बढ़ जाना। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया बसंत आया और बाग में फूल खिल गए, किस वाक्य का उदाहरण है? बसंत आया और बाग में फूल खिल गए, ये किस वाक्य का उदाहरण है? बाबू संयुक्त वाक्य। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि शुभम गोपाल को दूध दे रहा है, इस किस कारक का उदाहरण है? तो बाबू शुभम गोपाल को दूध दे रहा है तो ये संप्रदान कारक हो जाएगा। बाबू माँ ने बच्चे को सुलाया, माँ ने बच्चे को सुलाया किस कारक का उदाहरण है? तो ये आपका कर्म कारक हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि बुढ़िया का बहुवचन रूप क्या होता है? बाबू बुढ़िया का आपको बहुवचन रूप मैं आपको बताऊं कि बूढ़ियाँ हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है? बाबू हिंदी साहित्य की जो भूमिका है ना वो आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी नाखून क्यों बढ़ते हैं उसी में लिखित है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि अपरिहार्य शब्द का अर्थ क्या होता है? अपरिहार्य शब्द का अर्थ क्या होता है? जिसे छोड़ा न जा सके अर्थात अनिवार्य। अगला आपका प्रश्न पूछा गया कि सहजात वृत्ति का क्या अर्थ होता है? बाबू सहजात वृत्ति का अर्थ होता है जन्म के साथ पैदा होने वाली वृत्ति या स्वभाव। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि आधलेख का अर्थ होता है? बाबू आधलेख का जो अर्थ होता है वो होता है अत्यंत प्राचीन या प्रारंभिक लेख। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि उर्वशी के रचनाकार कौन है? बाबू उर्वशी के जो रचनाकार हैं वो आपके रणधारी सिंह दिनकर जी हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि सारस पक्षी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बाबू जो सारस पक्षी हैं उसे क्रोंच के
नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है। तो बाबू लौट के आऊंगा फिर शीर्षक पाठ के रचनाकार जीवनानंद दास हैं। बाबू अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि शिक्षा और संस्कृति पाठ के रचनाकार कौन है। तो बाबू शिक्षा और संस्कृति पाठ के रचनाकार जो है वो आपके महात्मा गांधी है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि बहादुर शीर्षक पाठ किसकी विधा है। तो बाबू बहादुर शीर्षक पाठ आपका एक कहानी है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है मेरे भाई कि भारत माता शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है। बाबू भारत माता शीर्षक पाठ के जो रचनाकार हैं वो आपका सुमंत्रानंद पंत जी हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कुल श्रेष्ठ किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है। बाबू कुल श्रेष्ठ आपका अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया चंद्रशेखर किस समास का उदाहरण है। बाबू बहुव्रीहि समास का उदाहरण है चंद्रशेखर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया गाय बैल किस समास का उदाहरण है। बाबू देखिए इसमें दो शब्द है, एक गाय और एक बैल, अर्थात ये द्वंद्व समास होगा। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है मेरे भाई कि बाजार विशेषण का बाजार विशेष्य का विशेषण होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बाजारू। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि नगर विशेष्य का विशेषण होगा। तो बाबू नगरिक हो जाएगा। ठीक है, नागरिक होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया पर्वत विशेष्य का विशेषण क्या होगा। तो बाबू इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पर्वतीय हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा शिक्षा में कौन सा पड़ता है। बाबू जो शिक्षा है ना उसमें आ पड़ता है। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि डाकू में कौन सा पड़ता है। तो बाबू डाकू जो है ना उसमें बड़ा ऊ पड़ता है। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया हसौड़ में कौन सा पड़ता है। हसौड़ में आपका ऑड पड़ता है। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया जो लास्ट होने वाला है बाबू कि अवकाश में कौन सा उपसर्ग है। तो मैं आपको बताऊं कि अवकाश में आपका अ उपसर्ग है। ठीक है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के पास एक बार जरूर शेयर कर दे, लाइक कर दे, कमेंट कर दे और इस चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर ले कि जितने भी सारे नोटिफिकेशन इस चैनल पे पढ़ते हैं वो आपको एक बार एक समय में आपको एक साथ उन सारे बच्चों को मिले जिससे उनको लाभ हो। ठीक है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कर दे। चलिए बच्चों, धन्यवाद।